दोस्तों 1 फरवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट प्रस्तुत किया उसे अगर मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसे आयुष्मान बजट का भी नाम दिया जा सकता है। और ऐसा मैं क्यों क्यों कह रहा हूँ, इसका मेन कारण है कि जहाँ 2024-25 में आयुष फील्ड को 2020 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, वहाँ 2026-27 में ये आवंटन दुगने से भी ज़्यादा बढ़कर 4,408 करोड़ का हो गया है। और इस आवंटन से क्या होने वाला है, बजट में ये बताया गया है कि ये इंडिया की प्लानिंग है कि 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्टैब्लिश किए जाएंगे जो बिल्कुल एम्स की तरह ही काम करेंगे। जैसे एलोपैथी के फील्ड में एम्स काम करता है, उसी तरीके से न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा काम करेंगे, जहाँ पे ना सिर्फ पेशेंट्स का इलाज होगा बल्कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी जाएगा। और उसके साथ साथ आयुष के फील्ड में जो रिसर्च और इनोवेशन होगा उन सबको भी इन्हीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पे कंडक्ट किया जाएगा। तो ये एक तरफ शो करता है कि जहाँ पे इन इंस्टीट्यूट्स का फोकस एक तरफ जहाँ प्रेजेंट की जो बीमारियाँ हैं उनको टैकल करना होगा, वहीं जैसे समय के साथ साथ न्यू बीमारियाँ न्यू वायरस आते जा रहे हैं, उन फील्ड में अगर आयुर्वेदा की तरफ से आयुष की तरफ से किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है तो वो इन इंस्टीट्यूट पे रिसर्च और इनोवेशन के थ्रू डिटरमिन करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ बजट में ये भी बोला गया है कि जो आयुष फार्मेसीज़ हैं और जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा ताकि ज़मीनी स्तर पे जो आयुष का ग्राउंड वर्क है उसको और सॉलिड किया जा सके और मासेस के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम किया जा सके कि जो सुविधाएं आप आयुष के अंडर ले रहे हो उनके पीछे प्रॉपर रिसर्च वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया और ईयू के बीच में रिसेंटली अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसमें भी आयुष को एक पुश देने की कोशिश की गई है, जहाँ पे जैसे डिग्री रिकॉग्निशन, जहाँ पे पहले इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की डिग्री को ईयू में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, वहीं इस एफटीए में वो प्रावधान किया गया है कि अब इंडियन डॉक्टर्स आयुर्वेदिक जो डिग्री है उनके बेसिस पे ईयू में अक्रॉस दी 27 ब्लॉक्स अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। इसी तरह जो इंडियन कंपनीज़ है वो वहाँ पे वेलनेस सेंटर ओपन कर सकती हैं, आयुर्वेदिक क्लिनिक्स ओपन कर सकती हैं। और इंडिया ईयू जो हैं आपस में उन्होंने कुछ ऐसी लैब्स को फिक्स कर दिया है कि भाई जिनके लैब रिजल्ट्स को वो आपस में एक दूसरे को मान्यता प्रदान करेंगे। अगर कोई रिज़ल्ट ईयू से आ रहा है तो उसको मान्यता इंडिया प्रदान करेगी, और इंडिया की लैब में अगर कोई रिज़ल्ट हुआ है तो उसको ईयू विल रिकॉग्नाइज। तीसरा यह है, इसी एफटीए में जो इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है उसको भी रिकॉग्नाइज़ किया गया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर पहले से कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया के पास रजिस्टर्ड है, उसकी इस डिजिटल लाइब्रेरी में है, तो उसकी अगेंस्ट कोई दूसरी कंपनी आके उसका क्लेम नहीं पैदा कर सकती कि भाई ये जो रिसर्च है ये मैंने की है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस जो आयुष को पुश किया जा रहा है उसमें किसी तरीके के रोड ब्लॉक्स नहीं है। सबसे पहला रोड ब्लॉक तो यही है जो एक नॉर्मल आदमी के माइंड में भी रहता है कि आयुष के फील्ड में स्ट्रॉन्ग एम्पिरिकल डेटा नहीं है। जैसा कि एलोपैथी के केस में तो क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, प्रॉपर उनका ऑथराइजेशन होता है, उसके बाद जब एविडेंसेस सामने आते हैं तब उस मेडिसिन को मार्केट में आने के लिए अलाउ किया जाता है। लेकिन इस तरीके का जो एम्पिरिकल एविडेंस वाली चीज़ है वो अभी हमें आयुष के केस में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। अभी ज़्यादातर जो नॉलेज है इस आयुष के फील्ड में वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल नॉलेज है और उसी के बेस पे ये काम करता है। लेकिन धीरे धीमे जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और जैसे अभी पहले हमने बात की कि मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं जहाँ पे रिसर्च का काम भी किया जाएगा, तो हो सकता है भविष्य में ये सारे जो रोड ब्लॉक्स हैं उन रोड ब्लॉक्स को भी ख़त्म कर दिया जाए। इसी के साथ एक और इसमें कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी 2020 में। क्या किया गया था, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने जो पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा स्टूडेंट्स थे उनको 58 सर्जिकल प्रोसीजर करने के लिए अलाउ कर दिया गया था। और इस पर्टिकुलर मूव को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया गया था कि सर्जरीज एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे आपको एनेस्थीसिया, एनाटोमी, इन सब की जानकारी होनी होती है जो कि आयुष के फील्ड में बहुत इन डेप्थ तरीके से नहीं पढ़ाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं पेशेंट्स के हित में नहीं होगा कि आप जो पीजी स्टूडेंट्स हैं आयुर्वेदा के उनको आप अलाउ कर रहे हैं 58 सर्जिकल प्रोसीजर में इन्वॉल्व होने के लिए। और ये कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई थी जब 2025 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने आयुर्वेदा प्रोफेशनल्स को ये सर्जरी परफॉर्म करने के लिए इंडिपेंडेंटली ये सर्जरी परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर दिया गया था। तो उस समय भी ये जो क्रिटिसिज्म थी और ज़्यादा बढ़ गई थी।
इसी का नतीजा है कि ये जो केस है अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेंडिंग है। देखते हैं उन माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस केस में किस तरीके का डिसीजन सुनाते हैं। हालांकि जो एक और चीज़ है जो कहीं ना कहीं आयुष के पक्ष में जाती हुई नज़र आती है कि जिस तरीके से अभी न्यूज़ भी आपको देखने को मिलती है कि धीरे धीरे करके जो मॉडर्न मेडिसिन है उनमें जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट हमारी रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। वही दवाई जो पहले आपको ठीक करने में कारगर होती थी वहीं अब उसकी बढ़ी हुई है तो आपको डोसेज लेनी पड़ती है, या फिर अब बढ़ी हुई डोसेज भी आपकी पहले वाली बीमारियों पर कारगर नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी है वो भी इस तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है कि मॉडर्न मेडिसिन अभी पहले वाली बीमारियों को भी ठीक नहीं कर पा रही है। तो इन सब के मद्देनज़र मुझे लगता है कि इंडिया इस तरीके की स्ट्रेटजी को सामने लाने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ पे वो आयुष के दम पे जो एक तरीके से जो इवॉल्विंग मेडिसिन इंडस्ट्री है उसको लीड कर सके। और सबसे पहला काम जो उसमें होता है वो ट्रस्ट बिल्डिंग का होना है, जिसके लिए अभी उन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूट को इस्टाब्लिश कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी या कह लीजिए नीड ऑफ द टाइम है वो है हमारे शरीर में एंटीबायोटिक्स के लिए डेवलप हो रही रेजिस्टेंस। और अगर उस फील्ड में अगर आयुष किसी भी तरीके से एक एफिकेसी शो कर पाता है तो हो सकता है आयुष को वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन लेने में ज़्यादा समय ना लगे।